नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है दीपक मौर्य। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इस तरह की कोई उपाधि मिलती है तो क्या वो उसका उपयोग अपने नाम के टाइटल के रूप में कर सकता है या अपने नाम के आगे लगा सकता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखते जाएं और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी अपने मूल अधिकारों के बारे में, जो कि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के सभी नागरिकों को एक आम नागरिक होने के नाते, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमें पता होने चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, क्योंकि अगर कभी हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो हम उसके खिलाफ लड़ सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे मूल अधिकार, उनको जो लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। आपको फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट और आर्टिकल्स के बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो हमारे पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले राइट जान लेते हैं। राइट मतलब अधिकार। तो हमारे जो भी अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए, जिनका हमें अधिकार दिया गया कि ये हमें मिलने ही चाहिए, वो हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर है कि हमें ये मिलना ही चाहिए, तो वो अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, वो होते हैं जिनकी गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, यानी संविधान जिनकी हमें गारंटी देता है कि ये तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नहीं मिलते तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? संविधान करेगा। तो ऐसे अधिकार को हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ऐसे अधिकार तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन कौन देता है? उनको प्रोटेक्शन देता है हमारा कानून, हमारे एक्ट उनको सुरक्षा देते हैं। और अगर कुछ होता है तो हम जा करके जो प्रोसीजर है, कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं उनको बताने के लिए कि हमारे ये राइट का वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा करके कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं। तो ये राइट और फंडामेंटल राइट का ये अंतर है। अब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, और तो हम पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा कहते हैं तो ये क्वेश्चन उठ सकता है मन में कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा क्या था, ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा इंट्रो। मैग्ना कार्टा एक चार्टर था, एक राइट्स का एक एग्रीमेंट था, जो कि इंग्लैंड के किंग थे जॉन, उन्होंने इशू किया था। मतलब एक तरह का ऑर्डिनेंस था जिसमें अधिकारों के बारे में बताया गया था, अधिकारों को एक्सेप्ट किया गया था। तो इसीलिए हम इसको भी इंडिया का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो हमारे अधिकारों की बात करता है। अब दे एम एट इस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉस नॉट ऑफ मैन। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है कम शब्दों में। ये कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो इस बात को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो नियमों की बने, ना कि किसी व्यक्ति की बने। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति के हम अधिकार देते हैं तो किसी भी व्यक्ति, अगर वो इंसान है तो उसके मन में कभी भी कोई भी बात आ सकती है, उसका मन बदल सकता है। लेकिन अगर लॉ है तो लॉ नहीं बदल सकता। यानी कोई व्यक्ति भेदभाव कर सकता है, लेकिन कोई लॉ भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो अगर किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को अथॉरिटी दी जाती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई किसी बिल्डिंग का गेट है, और उस गेट पे हम किसी इंसान को खड़ा कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप यहाँ पर सिर्फ उसी व्यक्ति को आने देंगे जिसके पास पास होगा या कार्ड होगा। तो वो आदमी, हो सकता है अगर उसके मन में ज़रा सा भी लालच आए, तो अगर कोई उसको पैसे देता है, घूस देता है, तो वो बिना किसी कार्ड वाले को भी अंदर आने दे सकता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सेटअप कर देते हैं, कंप्यूटर का सेटअप लगा देते हैं, जो सेटअप में कार्ड स्क्रैच करने पर ही गेट खुलेगा, कार्ड स्वाइप करने पर ही गेट खुलेगा, तो वो मशीन है, वो जो मैकेनिज़्म है, वो कभी भी किसी के घूस में आकर के बिकेगी नहीं, वो सबके लिए बराबर काम करेगी। तो उसी तरह हमने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, जिनको कि इसलिए बनाया गया है ताकि जो है हम किसी व्यक्ति की सरकार ना बना सके, बल्कि लॉ की सरकार बना सके। अगर लॉ की सरकार बनाएंगे तो वो उस मैकेनिज़्म, उस मशीन की तरह काम करेगी और किसी को भी अपना अधिकार जमाने का
हक अधिकार नहीं देगी। दे आर नेम्ड फंडामेंटल राइट बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया, इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गारंटी और इनका प्रोटेक्शन कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कोई एक्ट नहीं, डायरेक्ट संविधान हमें कहता है कि आपको ये अधिकार मिलने ही चाहिए। इनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। उसके बाद दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन सेंस दैट दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल ये इसलिए भी है क्योंकि इन फंडामेंटल राइट्स में जिन भी राइट्स को रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, मोस्ट इसेंशियल है। किस लिए? ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास, यानी कि अगर उसका पूरी तरीके से विकास करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए उसके पास इन अधिकारों का होना ज़रूरी है। अगर उसके पास ये अधिकार नहीं होंगे तो शायद वो पूरी तरह से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, इसलिए सबके पास ये होना ज़रूरी है। अब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की विशेषताएं। देखिए, सबसे पहला है दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ये हमारे संविधान का बिल्कुल अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। दे आर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल हैं, हमेशा मान्य होंगे। दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुपीरियोरिटी, मतलब इनको संविधान की तरफ से सुपीरियोरिटी मतलब सर्वोच्चता प्राप्त है। ये इनको, जैसा कि अभी बताया गया था, इनका जो गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपीरियरिटी है, मतलब ये सुपीरियर हैं, ये तो माने ही जाने हैं। उसके बाद दे आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड, तो यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल है, मतलब बहुत विस्तार में इनके बारे में बताया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि अगर हमसे ये कहा जाता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, तो सिर्फ इतना कह के रुकाया नहीं गया है कि सिर्फ आपको बोलने की आज़ादी है, बल्कि उस आज़ादी को कहाँ छीना जा सकता है, वो आज़ादी कहाँ तक है, इन सब के बारे में ही विस्तार से चर्चा की गई। इसलिए हम इसको कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही डिटेल्ड है हमारे आर्टिकल। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो अब उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी डिटेल में लिखा गया है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि अगर हमको आज़ादी दे दी गई है कि हम अपने मन के बारे में कुछ भी विचार रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कि किसी भी व्यक्ति को बुरा भला या कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, इनके तोड़ हैं, इनके एक्सेप्शंस हैं। यानी कि इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि इनके एक्सेप्शंस भी होते हैं, इनके अपवाद भी हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दे आर इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल, मतलब इनको लागू किया जा सकता है, और जस्टिसेबल मतलब न्याय योग्य है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसका न्याय होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद दे आर अमेंडेबल, अमेंडेबल का मतलब होता है कि इनमें सुधार किया जा सकता है। अब सुधार कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था वो हमने एक्सेप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ऑफिशियली ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अब 1950 और आज 2020 में लगभग 70 सालों का अंतर हो गया है, और इन 70 सालों के अंतर्गत हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब फंडामेंटल राइट बन चुकी हैं, जो उस वक्त नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ समय पहले जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो फिर वहाँ पर जो है इंटरनेट जो है वो बैन कर दिया गया था काफ़ी लंबे समय तक। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरफेयर किया और ये कहा कि इंटरनेट तक पहुँच होना भी हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप एजुकेशन लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप बिज़नेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप अपने मन की बातों को दूसरे तक एक्सप्रेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही आप लोगों से जुड़ते हैं। और मनुष्य कैसा एक सामाजिक प्राणी है, उसे लोगों से जुड़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको भी, इंटरनेट तक पहुंच को भी कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि यह फंडामेंटल राइट है। यानी कि
हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें अमेंडमेंट किया, सुधार किया और इस बात को जोड़ा कि इंटरनेट भी जो है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, यानी कि हमारे संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट है उनका सुधार किया जा सकता है और किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। दे कैन बी सस्पेंडेड, और इन्हें हटाया भी जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारे फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी चल रहा है। अभी मैं मई 2020 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस समय इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, अगर हमारे हमारे पास फंडामेंटल राइट होता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमको राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने देखिए इस समय ये ऑर्डर कर रखा है कि आप कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी हमारे घर पे निकलने पर, और जो बाहर निकल भी रहा था उनको मना भी किया जा रहा था। तो क्या अब हम यहाँ जा कर के सुप्रीम कोर्ट में ये कहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, हमें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है? जी नहीं, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, दे कैन बी सस्पेंडेड, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। हाँ, बस उसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए, लॉजिकल और रियल रीज़न होना चाहिए, जैसा कि इस समय है। क्योंकि इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इस वक्त बाहर निकलना सबकी भलाई के लिए गलत होगा, इसलिए इसको सस्पेंड किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि इसको हम फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन मानेंगे। अब देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, जो कि 19 से 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि है 23 से 24 के बीच में, जिसको हम कहते हैं उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार, 29-30। फिर उसके बाद आता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अब देखिए इसको मैंने रेड में लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, रिपील्ड इन 1987 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि ये जो हमारा राइट था, पहले हम अगला राइट देख लेते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में लिखा है। अब जानते हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी को, इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति का अधिकार। तो पहले आर्टिकल 31 के तहत ये कहा गया था कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है और उसको उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, वंचित नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल में हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन इसको 1978 में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हटाया क्यों गया? देखिए इसलिए हटाया गया क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारी कंट्री डेवलप कर रही थी, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम ला रही है, जैसे रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, इस तरह के काम चल रहे थे। तो अब मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई हाईवे बनाना है और रास्ते में किसी आदमी का खेत आ रहा है, किसी की ज़मीन आ रही है, किसी का घर आ रहा है। अब सरकार ये चाहेगी कि हम उसका घर वहाँ से हटा दें, उसकी ज़मीन ले लें, तभी तो हम वो रोड बना पाएंगे। और वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, वो सबके हित की बात है, रोड किसी एक के लिए नहीं बननी, सबके लिए बननी। तो अब ऐसे समय में वो आदमी अगर ये कहेगा कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा राइट है, इसको हमसे छीना नहीं जा सकता, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो फिर गवर्नमेंट का जो इतना लंबा प्रोजेक्ट था, रोड बनाना, सड़क बनाना, यानी सबके हित की जो बात थी, वो तो सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसे लोगों का विकास कैसे होगा? इसलिए इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके डाल दिया गया है नॉर्मल लॉ में। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसको फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं है, अभी भी हम संपत्ति रख सकते हैं, हमको कोई छीने का नहीं ज़बरदस्ती। लेकिन यह है कि अब वो फंडामेंटल नहीं रहा, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो अब मुझे लगता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं हमारे, वो समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी ऊपर आपने देखा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, 12 to 35। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल की शुरुआत हम कर रहे हैं वो 14 से कर रहे हैं। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 ये दोनों कहाँ गए? तो अब आइए जानते हैं कि आर्टिकल 12 और 13 के प्रोविज़न क्या है। फिर हम आज की इस वीडियो में सिर्फ राइट टू इक्वालिटी के बारे में जानेंगे, यानी आर्टिकल 14 से 18 के बारे में जानेंगे। और आगे की वीडियो हम और पार्ट्स में लाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत ही डिटेल्ड हैं, उनको डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगा तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है?
इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज मेंशन द टर्म स्टेट इंक्लूड्स, यानी कि आसान शब्दों में हम सिर्फ ये कहें तो जो हमारा आर्टिकल 12 है वो ये बताता है कि अब जितनी जितनी भी, यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जहाँ भी हम स्टेट वर्ड का यूज़ करेंगे उस स्टेट वर्ड का मतलब क्या होगा। वैसे जनरली तो स्टेट हम किसी राज्य को कहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र, ये स्टेट होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की तो इस स्टेट का मतलब कुछ और ही होगा। तो इस स्टेट्स का मतलब क्या होगा, तो देखिए इस स्टेट का मतलब होगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट के अंदर आएंगे। गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी गवर्नमेंट जो भी होगी स्टेट की और जो भी लेजिस्लेचर होगा। अब यहाँ स्टेट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य से है, यानी राज्य की जो सरकार होगी और राज्य का जो विधानमंडल होगा वो राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा। और लोकल अथॉरिटी जितनी भी हैं, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपालिटी हो गया, ये सभी किस में आएंगे, ये भी सब स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत इंडिया के अंदर होंगे और या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होंगे। इसके अलावा जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि LIC ऑफ इंडिया है, ONGC है, तो ये सब भी जो है वो स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत ही आती है। यानी कि जब जब हम स्टेट बोलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे इनकी, हम बात कर रहे होंगे LIC की, हम बात कर रहे होंगे ONGC की, इस तरह की सभी फर्में जो हैं वो सब किस में आएंगी, वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएंगी। ये आर्टिकल 12 का सिर्फ काम ही यही है, यानी आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट क्या है, आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट का मतलब क्या है। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्या बताता है। It declares that all laws that are inconsistent with or derogation of any of the fundamental rights shall be void। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है कि सभी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई भी हम नहीं, मतलब पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट, सीधे शब्दों में कहें तो स्टेट, जो स्टेट हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, यही स्टेट, तो ये स्टेट अगर कि कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देता है, हमारे मूल अधिकारों को छीनता है हमसे, तो ऐसे सभी जो भी कानून होंगे वो क्या होंगे, वॉइड हो जाएंगे, वो ज़ीरो हो जाएंगे, वो कानून मान्य नहीं होंगे, वहीं से वो नल हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी कि आसान भाषा में ऐसा कोई भी कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो वो ज़ीरो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कि लॉ क्या है। यहाँ पर लॉ का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है, परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर, कोई भी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर में या हमारे पार्लियामेंट में बनाती है, यानी कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है, अगर ऐसा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हटाता होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर टेम्परेरी लॉ अगर हो या ऑर्डिनेंस हो किसी तरह का, तो वो भी जो क्या होगा, वो भी लॉ के डेफिनेशन में अंतर्गत आएगा। कोई ऑर्डर हो, कोई बाय लॉ हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, नोटिफिकेशन हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, लॉ के अंतर्गत आएगा। कोई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ दैट इज़ कस्टम एंड इट्स यूजिंग हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, वो सब किस में आएगा, लॉ में आएंगे। मतलब कोई ऐसा नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, या और कोई चीज़ जो लॉ की तरह काम कर रहा होगा, वो सब लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। और ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, वो कानून तुरंत ख़त्म, वो नील हो जाएंगे, उनको माना ही नहीं जाएगा। ये आर्टिकल 13 बताता है। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, और आर्टिकल 13 ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने वाला कोई भी रूल जो है वो, कोई भी लॉ जो है वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब हम आते हैं सबसे पहला, यानी कि राइट टू इक्वालिटी पे। राइट टू इक्वालिटी जो कि है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में। अब राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता का अधिकार। इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या बताता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ
एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए क्या बताता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर स्टेट, अब स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर बताया था, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, LIC, ONGC, नगर पंचायत, म्यूनसिपलिटी, ये सब स्टेट के अंदर आ गई। तो ये सब कभी भी मना नहीं करेंगे किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने के लिए, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, इससे कभी मना नहीं करेंगे, ये उनको देना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण क्या है। लेकिन उसके पहले एक लाइन और ये भी समझ लेते हैं कि पर्सन का मतलब क्या है। यहाँ पर पर्सन हाईलाइट किया हुआ है, तो पर्सन के अंतर्गत सिटीजन यानी कि भारत के नागरिक आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, और लीगल पर्सन। लीगल पर्सन क्या होते हैं, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, जैसे रिलायंस है तो उसको हम लीगल पर्सन कहेंगे, और कोई कंपनी हो गई, वोडाफोन है, तो हम रिलायंस उसको लीगल पर्सन मानते हैं। तो यानी कि पर्सन के अंतर्गत सिटीजन भी आ जाएगा, यानी भारत का कोई नागरिक होगा उसको भी ये अधिकार प्राप्त है, कोई फॉरेनर हो उसको भी ये अधिकार प्राप्त है, कोई लीगल पर्सन कंपनी हो उसको भी ये अधिकार प्राप्त है, यानी ये अधिकार सबको प्राप्त हैं। कोई भी विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों का मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटिश से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हमने US से लिया हुआ है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अभी सब समझाएंगे कि ये कैसे है। इट प्रोहिबिट्स स्पेशल ट्रीटमेंट, इट अलाउज स्पेशल ट्रीटमेंट। और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, नो मैन इज़ अबव द लॉ, मैन का मतलब आदमी से नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति से है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है इंश्योर्स इक्वालिटी अमंग इक्वल। अब देखिए समझते हैं, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ का मतलब, जैसा कि अगर आप हिंदी में समझ पा रहे होंगे, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, नो मैन इज़ अबव द लॉ, मतलब कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उसको चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो ज़्यादा पैसे वाला हो, चाहे कम पैसे वाला हो, ऊंच नीच हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, सभी कानून के लिए बराबर हैं, सभी कानून के लिए इक्वल हैं, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यानी कि ये क्या करता है, इट प्रोहिबिट्स स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि ये किसी भी, कोई भी व्यक्ति अगर स्पेशल है तो उसको स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो इस चीज़ को तुरंत मना करता है कि अगर आप स्पेशल हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून के लिए आप बराबर हैं। यानी ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये विशेषाधिकार को क्या ख़त्म कर रहा है, काट रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया, इसीलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। तो ये बात है कि मतलब कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष ऊपर नीचे बराबर नहीं है। तो ये बात तो साफ साफ क्लियर हो गई। तो फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है जो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब कैसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इट अलाउज स्पेशल ट्रीटमेंट। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, तो अब ये बात हुई कि अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देता है तो फिर इक्वालिटी कैसे हो गई। तो देखिए इक्वालिटी कैसे हो गई, इस फोटो के ज़रिए, इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक आम व्यक्ति है, एक इंसान, मनुष्य, फिर एक महिला है, फिर एक बच्चा है, और यहाँ एक विकलांग महिला है। अब आप अगर सबको एक बराबर वाहन देते हैं, एक जैसी साइकिल यहाँ पर सबको दी गई है, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें रेस जो होगी वो बराबरी की होगी। अगर इन चारों में रेस करा दी जाए तो क्या बराबरी की होगी ये रेस, क्योंकि इस बच्चे को ये बड़ी साइकिल चलाना मुश्किल होगी, ये लेडीज़ शायद चला ले, लेकिन लेडीज़ की साइकिल भी अलग आती है। और ये विकलांग व्यक्ति है, ये जो दिव्यांग व्यक्ति है, तो शायद ही इस साइकिल को चला पाए और इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन जब हम उस व्यक्ति को उसके सिचुएशन के हिसाब से, यानी इस बच्चे को छोटी साइकिल देते हैं, इस महिला को हम महिला वाली साइकिल देते हैं, और इस व्यक्ति को इसके हिसाब से साइकिल मिलती है, और इस दिव्यांग महिला को उसके हिसाब से वाहन मिलता है, तो फिर हम इनके अंदर कंपटीशन करा सकते हैं, यानी यहाँ पर हम इनको इक्वल कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे को उसके हिसाब से साइकिल दी गई है, तो ये उसका विशेषाधिकार उसको दिया गया है, महिला को उसके हिसाब से और इस महिला को, दिव्यांग महिला को, उसके हिसाब से। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब, इसीलिए इसमें लिखा है कि इट अलाउज स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि ये व्यक्ति को उसकी सिचुएशन के हिसाब से अलाउ करता है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, तभी हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कह पाएंगे। यानी कि ये इस बात को निश्चित करता है कि इंश्योर्स इक्वालिटी अमंग इक्वल, यानी कि इक्वालिटी जो है वो बराबर के लोगों में होनी चाहिए। अगर कोई दो लोग हैं और ऊपर नीचे की स्थिति है उनके अंदर, तो हमको पहले उनको बराबर लाना पड़ेगा, फिर उनके अंदर आपस में ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, दो व्यक्तियों में कोई केस हो गया है और एक व्यक्ति जो है वो पैसे वाला है, उसने अपना वकील अपॉइंट कर रखा है, उसने अपना वकील नियुक्त किया हुआ है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो दूसरी पार्टी है वो गरीब है, वो अपना वकील नहीं नियुक्त कर पा रहा है। तो अब कानून जो है, हमारा जो प्रावधान है कानून का, वो उस दूसरे व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को एक वकील उपलब्ध कराएगा। हमारा कानून उनको एक वकील उपलब्ध कराएगा, तभी तो वो दोनों बराबर हो पाएंगे, वरना एक व्यक्ति के पास तो वकील है, दूसरे के पास वकील है ही नहीं, तो ये बराबर कैसे हुए, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। ये हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसी तरह इनकम टैक्स की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी आय के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दी गई है इनकम, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स रेट ज़्यादा हुआ जाता है। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति से टैक्स लेना न्यायोचित नहीं सिद्ध सिद्ध होता है। ये इसको दिखा करके हम इक्वल नहीं प्रूव कर सकते कि अगर हर व्यक्ति जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी 30% टैक्स देना है, और जो 10 करोड़ कमा रहा है उसको भी 30% टैक्स देना है। तो ये जो है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर व्यक्ति को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। तो ये सब में इक्वालिटी लाने का काम करता है। तो शायद अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का डिफरेंस जो है वो आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं और जो गवर्नर होते हैं यानी कि राज्यपाल होते हैं, उनको इनके अपवाद हैं, क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति होते हैं या राज्यपाल होते हैं वो अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में जो उन्होंने भी काम किया होता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट में घसीट दिया जाए, उनको कोर्ट में नहीं खड़ा किया जा सकता इन सब सवालों के लिए। और राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अपने कार्यकाल में हैं, अगर वो उस वक्त राज्यपाल हैं या उस वक्त राष्ट्रपति हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं चालू की जाएगी, की जा सकती। तो ये इस तरह के एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा फॉरेन डिप्लोमेट जैसे हैं यूएनओ वगैरह, उन पे भी नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आर्टिकल 31 सी, इट प्रोवाइड्स द लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्स क्लॉज बी और सी, और आर्टिकल 39 कैन नॉट बी चैलेंजेस। यानी कि आर्टिकल 31 सी कहता है कि जो भी लॉ हैं स्टेट के द्वारा बनाए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, तो अब उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि हो सकता है कि महिलाओं और स्त्रियों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाए जाएं, तो उनको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। अब देखते हैं आर्टिकल 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 15। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है आयुष्मान खुराना की, शायद आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आर्टिकल 15 क्या बताता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड, यानी कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अब समझते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस, शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि कोई भी नागरिक, नो सिटीज़न, अब ये यहाँ पर ये जो राइट्स दिए गए वो सिटीज़न को दिए गए, यानी फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो सिटीज़न कोई भी नागरिक हो भारत का, उसको रिलीजन यानी कि उसके धर्म, कास्ट, जाति, रंग, भेदभाव या उसका लिंग या जन्म स्थान, इन सब के आधार पे हम कभी भी उसको किसी दुकान में जाने से नहीं रोक सकते, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या इन सभी जगहों से जाने से नहीं रोक सकते, एंटरटेनमेंट की जगह इन सब से नहीं रोक सकते। यानी कि ये जो है भेदभाव जो हमारे यहाँ जाति, धर्म और लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव होता है, उन सब को मना करता है, उन सब को रोकता है। यानी कि ये जातिवाद को बढ़ावा देने से रोकने के लिए आर्टिकल 15 बनाया गया है। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड,
प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली बाय स्टेट फंड। अगर कोई ऐसा कुआं है, जो टैंक है या बाथिंग घाट है, रोड है, जो कि स्टेट ने बना रखी है, यानी कि स्टेट ने कौन, जो अभी हमने डिफिनेशन में बताया था आर्टिकल 12 में, अगर स्टेट ने बना रखी है ऐसी कोई रोड तो उसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि उस कुएं का इस्तेमाल कर सकता है कोई भी नागरिक, उस टैंक का इस्तेमाल कोई भी नागरिक करेगा, उस घाट का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उस रोड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसको रोका नहीं जा सकता कि सिर्फ इस आधार पे कि तुम उस जाति के हो या तुम उस जाति के हो, तुम उस धर्म के हो इसलिए यहाँ पे नहीं आ सकते, या तुम महिला हो इसलिए नहीं आ सकते। आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही फेमस केस हुआ था अभी रिसेंटली सबरीमाला का, जिसमें एक मंदिर था जहाँ पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया और महिलाओं को जाने की वहाँ परमिशन दिलवाई। तो ये फंडामेंटल राइट्स होने का यही एक फ़ायदा है कि सुप्रीम कोर्ट इन पे फैसला लेता है और तुरंत उसको हटाने का कोशिश करता है। अब जानते हैं एक्सेप्शंस क्या है इसके। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन अलाउड, यानी कि SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और या कोई और वीकर सेक्शन हो तो उसके लिए हम कोई स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं, जिस तरह जैसे कि रिजर्वेशन हम देखते हैं कि होता है। और स्पेशल प्रोविज़न कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए भी कुछ विशेष अधिकार बनाए जा सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए जो है वो टिकट फ्री कर दिया गया है, यात्रा फ्री कर दी गई है, तो वो इसी आधार पे किया गया है क्योंकि महिलाओं के लिए किया जा सकता है। अब इसको हम ये नहीं कह सकते, अब वहाँ पर जाकर के कोई ये नहीं कह सकता कि ये यहाँ पे तो जेंडर के हिसाब से भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। कोई भी अगर आदमी है, कोई पुरुष है, कोई मेल है, तो वो कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकता भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविज़न किया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न आप बना सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 15। अब देखते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, यानी रोजगार की जहाँ हम बात करते हैं, तो वहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए। यानी अब ये इक्वल अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है भाई, ये देखते हैं कैसे। नो सिटीजन कैन बी discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on ground of only religion, sex, caste, race, descent, place of birth और residence। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो भारत का है, उसको सिर्फ इस आधार पे, ओनली का मतलब सिर्फ, जो कि पिछले आर्टिकल में भी था, आर्टिकल 15 में भी ओनली वर्ड का था। ओनली वर्ड का मतलब है कि इन आधारों पे, सिर्फ इन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, बाकी आधारों पे भेदभाव किया जा सकता है। मतलब कि किसी की पढ़ाई के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है, यानी कि अगर हमारे यहाँ एक वैकेंसी निकली है, कोई व्यक्ति आया है, हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को लेंगे ही, नॉन ग्रेजुएट लोगों को नहीं देंगे। यानी इस आधार पे हम भेदभाव कर सकते हैं कि हाँ वो पढ़ा लिखा है तो हम उसको लेंगे, वो अनपढ़ है तो उसको नहीं लेंगे। इन आधारों पे भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ओनली का मतलब है सिर्फ इन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ यहाँ आर्टिकल 16 भी है, यहाँ पर भी ओनली वर्ड का यूज़ किया गया है, मतलब सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और ये प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते कि हम उसको जॉब या उसको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। मतलब पार्लियामेंट जो है ऐसा प्रिस्क्राइब कर सकती है कि हाँ कुछ कुछ जॉब ऐसी होती हैं जहाँ पर रेसिडेंस मतलब रहने का जो आपका वो आप हो सकता है कि आपको लोकल वहाँ का रहना ज़रूरी हो, इस तरह का कंडीशन रख सकती है, ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। स्पेशल फेवर कैन बी गिवन टू SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन। अब SCs, ST और अदर वीकर सेक्शन को जो है वो स्पेशल प्रोविज़न दिए जा सकते हैं, जैसा कि हमने रिजर्वेशन के थ्रू दिया हुआ है SCs को, STs को, उसके अलावा OBC को, और अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दिया जाने लगा है। अब ये रिजर्वेशन दिया किस लिए जा रहा है, क्योंकि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देना चाहते हैं, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ तो देना ही चाहते हैं, उसके साथ ही साथ हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि ये भी देना चाहते हैं। इसलिए हमने रिजर्वेशन का प्रोविज़न बनाया है, क्योंकि जब हमारी कंट्री, जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो ऐसा नहीं था कि सभी लोग एक ही स्थिति में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेवलप थे, कुछ लोग आगे थे तो कुछ लोग पिछड़े हुए थे। इसलिए सबको बराबर लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट अपनाना अपनाना पड़ा। सबको उसके अकॉर्डिंग जो है वो राइट्स देने पड़े। इसलिए हमने जो है वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बनाया एस सी एस टी और अदर वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद आता है रिलीजन कैन बी ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन स्पेशल केसेस, यानी कि कुछ स्पेशल केसेस में रिलीजन जो है वो उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम्स इन मदरसा, अगर किसी मदरसे में इमाम का अपॉइंटमेंट करना है तो वहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि अब हिंदू को बना करके बनाया जा सकता है, लेकिन भेदभाव भी किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पर ये कंडीशन रखी जा सकती है कि सिर्फ मुस्लिम ही बन सकता है इमाम, यानी कि इस आधार पे हम भेदभाव कर सकते हैं। और इसको भेदभाव भी नहीं कहा जाना चाहिए, ये तो सिर्फ एक मान्यताओं का तरीका है। अब देखते हैं आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, यानी कि जो आर्टिकल 70 है वो अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, यानी कि इसको और आसान भाषा में कहें तो छुआछूत को रोकने का काम करता है, मना करता है। और किसी भी तरह से अगर इसका उपयोग कहीं दिख जाता है तो इसको पूरी तरीके से इलीगल किया जा सकता है। द फॉलोइंग एक्ट्स आर ऑफेंसिव एज पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यानी कि इसी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एक्ट बनाया हुआ है, सिविल राइट एक्ट 1955। तो अब वो क्या कहता है एक्ट, वो एक्ट ये कहता है प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, यानी कि पूजा का जो पब्लिक वर्शिप का स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, कोई भी जगह हो पूजा का स्थान, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। इस आधार पे अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी की, हाँ उससे छुआछूत मानी जाए कि तुमको नहीं छू सकते। उसके अलावा डिनाइंग एक्सेस एनी शॉप, किसी शॉप होटल प्लेस में जाने से भी नहीं रोका जा सकता कि मतलब उस व्यक्ति को हम छू नहीं सकते, वो ऐसा है, ऐसा मानना बहुत ही गलत है। और इसको आप फील करके देखिए ये कितना ज़्यादा भेदभाव भरी चीज़ है कि कोई आपको छूने से आपसे डरे कि आप छू नहीं सकते उस व्यक्ति को। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, मतलब किसी को हॉस्पिटल और या कहीं स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में हॉस्टल में जो है वहाँ पर रखने से मना कर देना, ये भी इसी वजह से अगर मना किया जाता है तो ये भी गलत है। इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू एससी ऑन ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है और उसको अनटचेबिलिटी के आधार पे हम उसका इंसल्ट करते हैं तो यह आर्टिकल 17 के तहत पूरी तरीके से गलत है। और ये उस व्यक्ति का राइट है, जो उस व्यक्ति का, वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप भेद छुआछूत को बढ़ावा देते हैं तो ये भी गलत है इस एक्ट के तहत। रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और वेंडर सर्विसेज, यानी कि किसी भी सामान को बेचना और इन सब को आप मना करते हैं इस एक्ट के तहत, तो ये भी इस एक्ट के तहत जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। अब यहाँ पर बात आती है छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की। तो आज के समय में आप देख रहे होंगे जबकि यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है तो अब यहाँ पर सरकार ने सबको एक दूसरे से दूर रहने से कहा है, हाथ मिलाने से भी दूर रहने से कहा है, टच बनाने से दूर किया है कहा गया है। तो अब इसको हम आर्टिकल 17 का अबोलिशन नहीं कह सकते। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे आर्टिकल 17 का उल्लंघन है और हम जा कर के कहीं कंप्लेन करते कि ये व्यक्ति हमको छूने से मना कर रहा है या हम उसको छूते हैं तो रोकता है, क्योंकि इसका एक रीज़न है लॉजिकल सा, वो ये है कि अभी वायरस फैला हुआ है और उससे रोकने के लिए ये किया जा रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है। तो ये हो गई आर्टिकल 17 की बात, यानी कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे, यानी कि जो हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 18। और ये जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा। इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक, यानी कि ये जो है, ये जो आर्टिकल है ये स्टेट को रोकता है, स्टेट मतलब वही जो अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये स्टेट को रोकता है किसी भी तरह का टाइटल देने से। किसी को भी अब हम इंडिया में टाइटल नहीं दे सकते, सिर्फ एक्सेप्ट मतलब मिलिट्री, यानी कि जो मिलिट्री सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई भी
टाइटल है तो दिया जा सकता है, या एकेडमिक या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी टाइटल है तो दिया जा सकता है। जैसे हम लोग डॉक्टरेट देते हैं, डॉक्टर की उपाधि देते हैं तो दी जा सकती है। मिलिट्री में जैसे हम लोग मेजर कहते हैं, सूबेदार कहते हैं, तो इस तरह की उपाधि दी जा सकती है। उसके अलावा मिलिट्री और एकेडमिक के अलावा किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जा सकती। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि हम उसको नवाब की उपाधि दे दे कोई सरकार, कि वो अपने नाम के आगे नवाब लगा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ये हटा दी गई है। ये किया किस लिए गया है? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। ये सरकार ने समानता बनाने के लिए किया है, किसी भी व्यक्ति को सुपीरियर ना होना, कोई भी व्यक्ति सुपीरियर ना दिखे, सब व्यक्ति एक बराबर दिखें। इस वजह से सरकार ने ये चीज़ की है, इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोविज़न किया है। दूसरी चीज़, प्रोहिबिट्स अ सिटीज़न ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब कि इंडिया का कोई भी सिटीज़न हो, भारत का नागरिक, वो किसी फॉरेन कंट्री से भी कोई टाइटल नहीं लेगा। इसको भी आर्टिकल 18 के तहत मना किया गया है। उसके बाद, नो फॉरेनर वर्किंग अंडर स्टेट कैन रिसीव एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विथ कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि कोई भी फॉरेनर हो, कोई विदेशी व्यक्ति हो जो हमारे स्टेट में काम कर रहा हो, इंडिया में काम कर रहा हो, वो किसी फॉरेन स्टेट यानी किसी दूसरे कंट्री से भी जो है वो टाइटल नहीं ले सकता। अगर लेना है तो उसको पहले जो है प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में आता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस तरह के जो भी सरकार की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं, इनको हम टाइटल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इनको हम टाइटल नहीं मानते, इनको हम उपाधि नहीं मानते। यानी कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये किसी तरह का टाइटल नहीं है, ये उपाधि नहीं है, ये एक तरह का अवार्ड आप कह सकते हैं कि उनको दिया जा सकता है। यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब अवार्ड किसी को मिलता है तो वो उसका उपयोग अपने नाम के आगे लगाने में नहीं करेगा। जैसे अगर किसी को कॉलेज से डॉक्टर की उपाधि मिलती है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। जैसे किसी का नाम है सुनील सिंह तो डॉक्टर सुनील सिंह लिख सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मनोज वाजपेयी जी को पद्मश्री मिला हुआ है, तो अपने नाम के आगे पद्मश्री नहीं लगा सकते कि कहीं भी लिखेंगे तो पद्मश्री मनोज वाजपेयी लिखेंगे। इस तरह का उपयोग नहीं किया सकता, ये टाइटल में नहीं आता है। तो बस आज का ये जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको जो मैंने ये सब चीज़ें बताई वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।